नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी की दिल्ली की। एक ऐसा वक्त जब शहर बहुत तेजी से बदल रहा था। जी हाँ, वो मुगलों के आखिरी दिन थे, फिर कंपनी का राज आया और हाँ, 1857 का वो बड़ा उथल-पुथल वाला दौर। और हमारी ये जो चर्चा है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के स्टडी मटेरियल पर आधारित है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक सदी ने दिल्ली को कैसे बदला। वो शहर जो आधा मुगलिया था, आधा अंग्रेजी। है ना? हाँ। बिल्कुल। 19वीं सदी की शुरुआत में देखें तो दिल्ली मतलब शाहजहानाबाद, वो अपनी पुरानी शक्ल में ही था ज्यादातर। किला, शहरपनाह, यमुना और रिज के बीच बसा हुआ। और वो गलियां, कूचे, कटरे हाँ। का जिक्र आता है। कश्मीरी कटरा, हाँ। कटरा नील, ये सब। हाँ, ये सिर्फ पते नहीं थे, ये मोहल्ले किसी खास काम से या लोगों से जुड़े होते थे और इन्हीं में आपको रईसों की बड़ी बड़ी हवेलियां भी मिलती थीं। अच्छा। और साथ में आम लोगों के मिट्टी फूस के घर भी। बर्नियर ने भी लिखा है, बाद में हेबर जैसे लोग आए, उन्होंने भी यही देखा। हेबर ने तो कुछ हवेलियों की तुलना मॉस्को की इमारतों से की थी। अरे वाह। फिर कंपनी का असर कैसे दिखने लगा? देखिए, धीरे धीरे ब्रिटिश कंट्रोल बढ़ा और आबादी भी बढ़ने लगी। मतलब 1833 के आसपास 1.25 लाख लोग थे। हाँ। और 1853 तक आते आते 1.5 लाख से ज्यादा हो गए। ये बढ़ोतरी सिर्फ शहर के अंदर से थी या बाहर से भी लोग आ रहे थे? नहीं, बाहर से भी आ रहे थे। पंजाब से काफी लोग आकर बसे उस दौरान। और इस बढ़ती आबादी का असर ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन बढ़ा। चांदनी चौक, फैज बाजार, यहाँ नई दुकानें, इमारतें बनने लगी। तो शहर का नक्शा बदल रहा था, लेकिन माहौल कैसा था? मतलब कल्चर कैसा था उस दिल्ली का? बड़ा दिलचस्प माहौल था। मिलीजुली तहजीब थी, जिसे हम शायद आज कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं। हाँ, कॉस्मोपॉलिटन। मुशायरे होते थे, दास्तान सुनाने वालों की महफिलें जमती थीं और त्योहार जैसे बसंत है या फूल वालों की सैर, हाँ हाँ, फूल वालों की सैर, वो हिंदू मुसलमान सब मिलकर मनाते थे। और उर्दू उर्दू का बड़ा असर था। सिर्फ मुस्लिम अमीर नहीं, अंग्रेज अफसर, पढ़े लिखे हिंदू, कायास्त, खत्री, ये सब उर्दू तहजीब का हिस्सा थे एक तरह से। और इसी माहौल में दिल्ली कॉलेज की बात आती है। सीएफ एंड्रयूज ने उसे दिल्ली रेनेसा कहा था। जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली कॉलेज की बात खास है। वहाँ पश्चिमी साइंस और लिटरेचर वो सब उर्दू में पढ़ाया जा रहा था। उर्दू में? ये तो बड़ी बात है। हाँ, ग्रीक कहानियों से लेकर मैथ्स, साइंस, सबके तर्जुमे हुए। मास्टर रामचंद्र जैसे गणितज्ञ निकले वहां से। डॉक्टर मुकुंद लाल, मौलवी जियाउद्दीन, सर सैयद अहमद खान भी तो शायद वहीं से जुड़े थे, जिन्होंने आसार उस सनादीद लिखी। हाँ बिल्कुल, उनकी किताब दिल्ली की पुरानी इमारतों पर एक बहुत अहम काम है। लेकिन ये भी समझना होगा कि बहुत से लोगों के लिए ये नई तालीम, खासकर अंग्रेजी, उसका मकसद सरकारी नौकरी पाना भी था। अच्छा, मतलब ज्ञान का फैलाव तो था, पर शायद वो रेनेसा वाली गहराई उतनी नहीं आ पाई। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। वैचारिक जड़ें शायद उतनी मजबूत नहीं हो पाईं। शहर बढ़ रहा था, कल्चर भी था, लेकिन परेशानियां भी तो होंगी, जैसे पानी, साफ सफाई। यकीनन, वो बड़ी चुनौतियां थीं। शहर का रखरखाव, पब्लिक हेल्थ, पीने का पानी एक बड़ा मसला था। अली मर्दन नहर को ठीक करने की कोशिश हुई, हाँ, सुना है। पर वो कामयाब नहीं हुई पूरी तरह से। तो कुओं का खारा पानी पीना पड़ता था। बीमारियां फैलती थीं, हैजा, मलेरिया आम था। अंग्रेज प्रशासन ने कुछ किया इसके लिए? कुछ अफसरों ने कोशिश की, जैसे सैटन में पेड़ लगवाए। ट्रेविलियन ने शहर के बाहर बस्तियां बसाने की सोची। सेंट जेम्स चर्च जैसी नई इमारतें बनी। बेगम समरू की हवेली में दिल्ली बैंक खुला। पर बुनियादी दिक्कतें वो बनी रहीं। और क्या माहौल एकदम शांत था या अंदर ही अंदर कुछ तनाव भी पनप रहा था? तनाव के संकेत तो थे, जैसे ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां बढ़ रही थीं, कुछ धर्म बदलने के मामले हुए, उससे थोड़ी बेचैनी थी लोगों में। अच्छा। फिर अलग अलग समुदायों में भी कभी कभी तनाव हो जाता था। हिंदू मुस्लिम, हिंदू जैन, यहाँ तक कि शिया सुन्नी समुदायों के बीच भी। और वो गाय वध वाला मामला भी था शायद। हाँ, चार्ल्स मिटकाफ ने गाय वध पर जो पाबंदी थी उसे हटाने का फैसला किया। इससे बहादुर शाह जफर काफी नाखुश थे। तो हाँ, तनाव की परतें थीं। और फिर आया 1857। हाँ, गदर। दिल्ली के लिए तो वो बहुत भयानक रहा होगा। भयानक से भी ज्यादा, वो एक कयामत थी दिल्ली के लिए। जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा कब्जा किया तो जो तबाही हुई, लूटपाट, कत्लेआम, कहते हैं हजारों किताबें जला दी गईं। गालिब ने अपने खतों में उसका बड़ा दर्दनाक जिक्र किया है। लोग कहाँ गए होंगे? शहर तो जैसे खाली हो गया होगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग शहर छोड़कर भाग गए।
जान बचाकर। बाद में धीरे धीरे लौटे। पहले कारीगर आए, फिर व्यापारी, और ऐसा भी कहा जाता है कि जब लोग वापस लौटे तो हिंदू आबादी का हिस्सा पहले के मुकाबले कुछ बढ़ गया था। 1857 के बाद दिल्ली पहले जैसी नहीं रही होगी, जाहिर है। बिल्कुल नहीं, हमेशा के लिए बदल गई। लाल किला, वो तो फौजी छावनी बन गया। उसके अंदर की कई खूबसूरत इमारतें गिरा दी गईं, कई पुराने मोहल्ले, बाजार सब साफ कर दिए गए। और फिर वो रेलवे लाइन आ गई, शहर के बीचों बीच। हाँ, उसने तो जैसे शहर को चीर ही दिया। नक्शा बिल्कुल बदल गया और नई सड़कें बनी। जो पुरानी मुगलिया खूबसूरती थी ना, उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। जैसे चांदनी चौक की नहर। हाँ, वो नहर पाट दी गई, पेड़ काट दिए गए। जहां आरा बेगम की मशहूर सराय थी, उसकी जगह टाउन हॉल बन गया। पुरानी दिल्ली धीरे धीरे एक मॉडर्न कमर्शियल सेंटर बनने लगी। अनाज मंडी, मशीनरी, लोहे के पुर्जे, इन चीजों का बाजार। तो ये थी 19वीं सदी की दिल्ली। मुगल शानो शौकत के आखिरी दिनों से कंपनी राज, 1857 की तबाही और फिर एक बिल्कुल नई शक्ल में ढल जाना। हाँ, ये सिर्फ इमारतों और सड़कों का बदलना नहीं था, ये शहर की रूह का बदलना था। उसकी तहजीब, उसके लोगों की जिंदगी, सब कुछ बदल गया। आज की जो दिल्ली है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी दौर में हैं। बिल्कुल। और एक बात सोचने की है, 1857 के बाद शहर को जिस तरह से बदला गया, पुराने सौंदर्य को जिस तरह मिटाया गया, क्या उसी ने अनजाने में आज की दिल्ली की कुछ परेशानियों की, उसके थोड़े बिखरे हुए चरित्र की नींव रख दी थी? इस पर सोचा जा सकता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। शुक्रिया। नमस्कार। आज हम दिल्ली के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ नोट्स हैं। ये बताते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट की और फिर नई दिल्ली शहर को कैसे बसाया गया। तो आज की इस चर्चा का मकसद क्या है? यही समझना कि राजधानी बदलने के पीछे अंग्रेजों की क्या वजहें थीं। हाँ। नई दिल्ली की जो प्लानिंग हुई, जो आर्किटेक्चर बना, उसके पीछे क्या सोच काम कर रही थी। बिल्कुल। और इस बड़े बदलाव का शहर की राजनीति पर, मतलब दिल्ली की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ा। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। बात है 1911 की। किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में अचानक ऐलान कर दिया कि भाई भारत की राजधानी अब कैलकाटा नहीं होगी, दिल्ली होगी। हाँ, ये बहुत बड़ा ऐलान था उस वक्त। ये बहुत बड़ा ऐलान था और ये फैसला सिर्फ कोई छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं था। इसके पीछे बंगाल विभाजन को रद्द करना, हाँ, वो एक बड़ा फैक्टर था। और भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य से और मजबूती से जोड़ने की एक पूरी रणनीति थी। सही कहा आपने। ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक तो बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे गहरे राजनीतिक और क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक कारण थे। अच्छा। देखिए, बंगाल विभाजन का जो जबरदस्त विरोध हुआ था और उसके बाद जो हालात बने, उसने ब्रिटिश सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें कलकत्ता के उस लोकल पॉलिटिकल प्रेशर से दूर एक नई, ज्यादा कंट्रोलेबल जगह चाहिए थी। ओके। और दिल्ली को चुनना सिंबॉलिक भी था। मतलब ये शहर भारत की पुरानी शाही ताकतों का केंद्र रहा था। हाँ, इतिहास जुड़ा था। बिल्कुल। तो इससे अंग्रेजी राज को एक तरह की वैधता मिलती थी उनके नजरिए से। और फिर यहीं से शुरू हुआ एक नया शहर बसाने का वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। हाँ जी। नोट्स बताते हैं कि अंग्रेजों का लक्ष्य इसे औपनिवेशिक शहर योजना और आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना बनाना था। बिल्कुल, एक ग्रैंड विजन था। इसके लिए एडविन लुटियंस की लीडरशिप में एक टाउन प्लानिंग कमेटी बनी। हाँ, एडविन लुटियंस। और इस कमेटी ने शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी के पास की जमीन चुनी। रायसीना हिल। उसकी वजह? कई वजहें थी। एक तो सेहत के लिहाज से बेहतर मानी गई। फिर यमुना नदी पास थी, जमीन भी समतल नहीं थी, ऊंची नीची थी, जो भव्य इमारतें बनाने के लिए अच्छी लगती है। अच्छा। और वहां कई पुराने ऐतिहासिक स्थल भी थे। यहीं पर वाइसराय हाउस, जो आज का राष्ट्रपति भवन है, वो बनना था। तो शहर और नई छावनी, कैंटोनमेंट एरिया, उसके लिए एक बहुत बड़ा इलाका एक्वायर किया गया, कब्जे में लिया गया। लेकिन ये जो इमारतें बनी, इनके स्टाइल को लेकर कुछ मतभेद थे शायद। नोट्स में बहस का जिक्र है। हाँ, दिलचस्प बहस थी वो। एक तरफ थे लॉर्ड हार्डिंग, जो उस वक्त वाइसराय थे जी। वो चाहते थे कि इमारतें थोड़ी पूर्वी शैली में हों, खासकर इंडो सारासैनिक स्टाइल। इंडो सारासैनिक मतलब जिसमें भारतीय और यूरोपीय डिजाइन मिले हों। हाँ बिल्कुल, ताकि भारतीय इसे थोड़ा अपना सा महसूस करे और ब्रिटिश राज ज्यादा स्वीकार्य लगे। अच्छा। लेकिन जो मुख्य आर्किटेक्ट थे एडविन ल्यूटियंस,
वो पक्के यूरोपियन क्लासिकल स्टाइल के समर्थक थे। ओ, उनका तो मानना था कि भारतीय वास्तुकला में वो दम नहीं है, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की कमी है। ये तो बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, और फिर थे हर्बर्ट बेकर, जिन्हें सेक्रेटेरिएट ब्लॉक, जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक हैं, जी वो बनाने का काम मिला। जी। वो एक मिली जुली शैली चाहते थे, मतलब ऐसी स्टाइल जो ब्रिटिश राज की शक्ति भी दिखाए और भारत की गर्म जलवायु के हिसाब से प्रैक्टिकल भी हो। तो फिर कैसा डिजाइन फाइनल हुआ? तो देखिए, इमारतों में बरामगे आए, कॉलोनेड्स यानी खंभों वाले गलियारे बने, धूप रोकने के लिए छज्जे लगाए गए, खिड़कियां छोटी रखी गई। अच्छा, ये तो भारतीय घरों में भी दिखता है। हाँ, ये तत्व स्थानीय वास्तुकला से ही लिए गए थे और साथ में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ, पत्थर की जालीदार स्क्रीन, छतरियां, ये सब यूज किया गया। तो साफ है कि आर्किटेक्चर सिर्फ ईंट पत्थर का खेल नहीं था। ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई भी थी कि भाई खालिस यूरोप ये दबदबा दिखाना है या भारतीय एलिमेंट्स को मिलाकर राज को थोड़ा नरम पेश करना है। हाँ, और ये बात भी दिलचस्प है कि कैसे शहर की योजना बनाते वक्त पुरानी दिल्ली यानी शाहजहानाबाद और नई दिल्ली को बिल्कुल साफ तौर पर अलग रखा गया। बिल्कुल, एक तरह का सोशल और रेशियल डिवीजन दिखाने की कोशिश थी। यहाँ तक कि सड़कें भी अलग अलग वर्गों के लिए थी। सही कहा। और इस पूरे बदलाव का मतलब राजधानी शिफ्ट होने का दिल्ली की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो कैसे? देखिए, 1911 से पहले दिल्ली राजनीतिक तौर पर काफी शांत शहर माना जाता था, मतलब कोई बड़ा सेंटर नहीं था पॉलिटिक्स का। अच्छा। लेकिन राजधानी बनने के बाद जाहिर है देश भर के बड़े नेता यहाँ आने लगे, उनका आना जाना बढ़ा। हाँ, हालांकि शुरुआत में यहाँ उग्र राष्ट्रवाद को वैसा समर्थन नहीं मिला जैसा बंगाल में था। हाँ, नोट्स में 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर हुए बम हमले का जिक्र है, जिसमें लोकल लोगों की भागीदारी कम थी। बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी, माहौल बदलने लगा। जैसे कि खिलाफत आंदोलन। नोट्स बताते हैं कि अली बंधुओं और डॉक्टर M.A. अंसारी जैसे नेताओं की वजह से दिल्ली में इसे जबरदस्त समर्थन मिला। हाँ, खिलाफत मूवमेंट का दिल्ली में काफी असर था। ये वो आंदोलन था जो पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के समर्थन में चला था। जी। और उसी दौरान आर्य समाज का प्रभाव भी बढ़ा, खासकर स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। वो काफी सक्रिय हुए। अच्छा। फिर 1917 के आसपास एनी बेसेंट की होम रूल लीग, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की मांग वाला आंदोलन, उसमें भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी। और फिर एक बड़ा मोड़ आया 1918 के बाद, जब महंगाई बढ़ी, किराया बढ़ा, इन्फ्लुएंजा महामारी फैली। हाँ, आम लोगों की मुश्किलें बढ़ीं। बिल्कुल, और इन दिक्कतों ने आम लोगों को भी राजनीति से सीधे तौर पर जोड़ दिया। और फिर आ रहा है रॉलेट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन का दौर। हाँ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी का वो पहला बड़ा देशव्यापी आंदोलन था। तो इन आंदोलनों में दिल्ली की भागीदारी कैसी रही? बढ़ गई। गांधी जी जब दिल्ली आए उसके बाद तो भागीदारी काफी बढ़ गई। लोगों ने अंग्रेजी सरकार की दी हुई उपाधियां छोड़ना शुरू कर दिया, स्वदेशी अपनाने लगे। अच्छा। और पुरानी दिल्ली धीरे धीरे इन राजनीतिक गतिविधियों का आप कह सकते हैं गढ़ बनती गई। तो संक्षेप में कहें तो राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाना एक बहुत सोचा समझा शाही कदम था। जी। मकसद था भारत में ब्रिटिश सत्ता को और मजबूत करना, उसे एक नया भव्य प्रतीक देना। और नई दिल्ली का निर्माण, उसकी वास्तुकला, शहर की योजना, ये सब इसी शाही विचारधारा को जमीन पर उतारने का एक विशाल प्रयास था। हाँ, और शायद अंग्रेजों ने ये सोचा भी नहीं होगा, पर अनजाने में ही उनके इस कदम ने दिल्ली को भारत की राजनीति के बिल्कुल केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल। इसने शहर की राजनीतिक और सामाजिक पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसा नतीजा था जिसकी उन्होंने शायद उम्मीद नहीं की थी। सही बात है। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है, सोचने के लिए एक बात। बताइए। कि किसी राजधानी शहर का जो नक्शा होता है, उसकी इमारतें, उसका भौतिक स्वरूप, जो एक खास समय और खास विचारधारा में गढ़ा गया होता है, वो बनने के दशकों और सदियों बाद भी उसकी राजनीतिक और सामाजिक पहचान को किस तरह से मतलब लगातार प्रभावित करता रहता है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। भारत की आज़ादी का वो पल, लेकिन साथ ही बंटवारे का दर्द, और दिल्ली जो नई राजधानी बनने वाली थी, वो इस पूरी उथल पुथल के बिल्कुल बीच में थी। हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास देखें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ नोट्स हैं जो बताते हैं कि कैसे विभाजन ने दिल्ली को सिर्फ नक्शे पर ही नहीं बल्कि उसकी मतलब रूह तक को बदल दिया। अच्छा,
तो ये सिर्फ तारीखें और घटनाएं नहीं हैं। नहीं नहीं, ये उस बदलाव की कहानी है, लोगों की कहानी है। तो चलिए इन नोट्स में उतरते हैं और देखते हैं कि 1947 की दिल्ली की कहानी ये कैसे बयान करते हैं। कहाँ से शुरू करें? शायद उस अचानक आए बदलाव से। बिल्कुल। आजादी के फौरन बाद शहर में जैसे एक सैलाब सा आ गया। नोट्स में साफ लिखा है, पंजाब से, NWFP जैसे इलाकों से हिंदू और सिख शरणार्थी भारी तादाद में दिल्ली पहुंचे। और रुके कहाँ ये लोग? मतलब इतनी बड़ी संख्या एकदम से आ गई। हाँ, तो शुरुआत में तो कैंप्स में, जैसे किंग्सवे, हडसन लाइंस, आउटरम लाइंस, और कुछ पुराने इलाके जैसे नबी करीम, वहां भी ठिकाने बने। बाद में तो खैर नई बस्तियां भी बसाई गईं। अच्छा, जैसे राजेंद्र नगर, पटेल नगर। हाँ, बिल्कुल, इंदरपुरी भी, ये सब बाद में बसे। और आबादी पर इसका क्या असर पड़ा? ये आंकड़े तो चौंकाने वाले रहे होंगे। अरे जबरदस्त। नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि 1941 से 1951 के बीच सिर्फ 10 साल में दिल्ली की आबादी लगभग दोगुनी, करीब 90% बढ़ गई। 90%? 10 साल में? बाप रे। जी हाँ। शहर को मजाक में रिफ्यूजीस्तान तक कहा जाने लगा था। पर इसका दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। वो क्या? शहर की मुस्लिम आबादी, उसमें भारी गिरावट आई। अच्छा, कितनी? मतलब पहले कितनी थी और फिर? देखिए, 1941 में दिल्ली में लगभग 33% मुसलमान थे, पर 1951 तक आते आते नोट्स के अनुसार ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 5.5% रह गया। 33.5 से सिर्फ 5.5%? हाँ, अनुमान है कि करीब 3.25 लाख मुसलमानों ने शहर छोड़ा। 3.25 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और ये सब शांति से तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि सितंबर 1947 की हिंसा का जिक्र तो अक्सर होता है। शांति से तो बिल्कुल नहीं। नोट्स के मुताबिक सितंबर आते आते हिंसा का रूप बदल गया था। अब ये सिर्फ छिटपुट वारदातें नहीं थीं, बल्कि यूं समझिए योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों के घरों और कारोबारों को निशाना बनाया जा रहा था। किन इलाकों में ज्यादा असर था इसका? करोल बाग, सब्जी मंडी, पहाड़गंज, मतलब जहां मिली-जुली आबादी रहती थी, वो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हालात इतने बिगड़े थे कि नोट्स में कनॉट प्लेस की एक घटना का भी जिक्र है, जहां पुलिस का रवैया इतना पक्षपाती था कि नेहरू जी को खुद दखल देना पड़ा। यानी अपने ही शहर में लोग पराये हो गए, शरणार्थी बन गए। बिल्कुल, हजारों लोग शरणार्थी बन गए। पुराना किला और हुमायूं के मकबरे जैसे कैंप खचाखच भर गए। क्या हालत थी इन कैंप्स की? कुछ अंदाजा है नोट्स से? मिट्टी के टेंट, पानी का सिर्फ एक नल, न रोशनी न टॉयलेट की व्यवस्था। ओहो। नोट्स में कृष्णा सोबती के संस्मरणों का भी हवाला है, जो बताती हैं कि कैसे अच्छे खाते पीते लोग मतलब अचानक बेसहारा हो गए थे। ये विभाजन का वो चेहरा था जो रातों रात अमीर को गरीब बना रहा था। लेकिन कुछ लोग वापस भी तो आए थे। मुझे याद है मौलाना आजाद की कोशिशों का जिक्र आता है। हाँ, कुछ वापसी हुई। मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने कोशिश की, पर यह भी आसान नहीं था। नोट्स बताते हैं कि लौटने वाले कई मुसलमानों ने पाया कि उनके घरों पर शरणार्थियों का कब्जा है। तो फिर क्या हुआ? एक नया संघर्ष शुरू हो गया। बिल्कुल, और यहीं पर वो कस्टोडियन ऑफ इवैक्यूई प्रॉपर्टी का रोल सामने आया। अच्छा, वो निष्क्रांत संपत्ति वाला मामला, ये क्या था असल में? जी, ये वो संस्था थी जिसे पाकिस्तान जाने वालों की संपत्ति संभालने का जिम्मा मिला था। उसे निष्क्रांत संपत्ति या इवैक्यूई प्रॉपर्टी कहते थे। पर इसमें कुछ गड़बड़ भी हुई। हाँ, नोट्स इशारा करते हैं कि कई बार उन लोगों की संपत्ति भी निष्क्रांत मान ली गई जो दिल्ली में ही थे या वापस आ गए थे। उन्हें साबित करना पड़ता था कि वो यहीं के हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ? लोगों पे क्या असर पड़ा? नतीजा ये कि कई मुसलमान पुराने शहर के कुछ खास इलाकों में सिमटने को मजबूर हुए, जिन्हें मुस्लिम जोन कहा जाने लगा। और दिलचस्प बात यह है कि नोट्स के अनुसार सुरक्षा कारणों से नेहरू जी ने भी इसे एक तरह से जरूरी माना था। ये तो शहर का मतलब पूरा सामाजिक ताना बाना ही बदल देने वाली बात हुई। गांधी जी इस सब पर क्या सोच रहे थे? वो तो उस वक्त दिल्ली में ही थे ना। गांधी जी बेहद दुखी थे, बहुत ज्यादा। नोट्स बताते हैं कि उन्होंने दिल्ली को मुर्दों का शहर तक कहा और शांति बहाली के लिए उन्होंने करो या मरो का प्रण लिया और अनशन पर बैठ गए। उनके अनशन का कुछ असर हुआ? हाँ, काफी असर हुआ। उनके अनशन और फिर उनकी शहादत ने हिंसा को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ऐसा लगा जैसे सांप्रदायिक तनाव की आग बुझ सी गई हो। लेकिन क्या ये शांति स्थायी थी? मतलब क्या सब ठीक हो गया? पूरी तरह नहीं। नोट्स के मुताबिक 1948 में
जब कुछ और मुस्लिम पाकिस्तान से वापस लौटने लगे तो तनाव फिर से थोड़ा बढ़ा। क्यों? उन्हें शक की निगाह से देखा जाने लगा। कुछ लोगों ने पाकिस्तानी जासूस तक कहा और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आईं, जैसे कस्टोडियन द्वारा रिश्वत लेकर जब्त किए गए घर लौटाना। तो कुल मिला के ये नोट्स हमें दिखाते हैं कि 1947 दिल्ली के लिए सिर्फ एक राजनीतिक तारीख नहीं थी, ये एक बहुत गहरा मानवीय संकट था। एक ऐसा भूचाल था जिसने शहर की पहचान, उसके लोगों और उसके भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। सही कहा। शहर का भूगोल बदला, आबादी बदली, समाज बदला और धर्म के आधार पर बस्तियों का बनना, जिसे गेटेटाइजेशन कहते हैं, यानी एक तरह की अलग थलग बसावट जहां एक ही समुदाय के लोग सिमट कर रह गए, ये उसी दौर की देन है। इसने शहर के सामाजिक ताने बाने पर बहुत गहरे निशान छोड़े हैं। वाकई इन दस्तावेजों से उस मुश्किल दौर की जटिलता और मानवीय त्रासदी की एक झलक मिलती है। पर यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि दिल्ली ने बेशक वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है, जख्म भरे हैं, पर क्या आज भी शहर के मिजाज में, उसकी बसावट में या लोगों की यादों में उस विभाजन की कोई गूंज बाकी है? नमस्कार। आज हम स्वतंत्रता के बाद की दिल्ली को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब ये शहर कैसे बदला है, इसकी जगह, समाज, वो सब चीजें। बिल्कुल। हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का एक दस्तावेज है। हाँ, जो इसी पर फोकस करता है, समकालीन दिल्ली का निर्माण। तो आज का मकसद है ये जानना कि आज़ादी के बाद दिल्ली वो महानगर कैसे बनी जो आज हम देखते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बंटवारे के बाद आए शरणार्थियों ने ही दिल्ली को बड़ा बनाया। हाँ, ये बात आती है। पर क्या ये पूरी कहानी है? चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, देखते हैं। तो दस्तावेज साफ बताता है कि आज़ादी के बाद दिल्ली की आबादी बहुत तेजी से बदली। शरणार्थियों का आना एक बड़ा कारण था, ये तो है। हाँ, बिल्कुल। 1951 तक करीब 4,95,000 शरणार्थी दिल्ली आ गए थे। उस वक्त की आबादी का लगभग 28% से ज्यादा। सही, ये बहुत बड़ा नंबर था। लेकिन जैसा आपने कहा, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये समझना जरूरी है कि शरणार्थी तो लगभग 5 साल तक आते रहे। अच्छा। पर दिल्ली तो उससे पहले भी बढ़ रही थी। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम व्यापार और इंडस्ट्री के कारण आबादी 30% से ज्यादा बढ़ गई थी। ओह, ये तो पहले की बात है। हाँ, और जब राजधानी कैलकाटा से दिल्ली आई, 1921 तक ही आबादी 18% बढ़ चुकी थी। फिर 60s और 70s में भी राजस्थान, पंजाब, यूपी, यहाँ तक कि केरल से भी लोग आए। हर 10 साल में आबादी 52% से ज्यादा बढ़ी। इतना ज्यादा? हाँ, वजह दिल्ली राजधानी थी और बिजनेस का सेंटर भी, और कई लोगों के रिश्तेदार वो पहले से यहाँ थे। कनॉट प्लेस के एक बुक सेलर ने 79 के एक इंटरव्यू में ये बात कही भी थी। तो इतने सारे लोग, खासकर शरणार्थी, जब आए होंगे, शहर पर जबरदस्त दबाव पड़ा होगा फिर। हाँ, बिल्कुल। कैंप्स, मंदिर, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेज, सड़कें, सब भर गए थे। सोचा जा सकता है। हाँ, नेहरू की दूरदर्शिता थी कि पुनर्वास मंत्रालय बना, जिसने खाने, कपड़े, रहने का इंतजाम किया। किंग्सवे कैंप, अकरोलबाग कतिब्या कॉलेज, शाहदरा, इन जगहों पर। अच्छा, सरकार ने कदम उठाए? हाँ, 1950 तक करीब 1,90,000 लोगों को उन घरों में बसाया गया जो मुसलमान छोड़ कर गए थे, और 1 लाख लोगों को नए बने घरों में जगह मिली। काफी बड़ा काम था ये तो। बहुत बड़ा। साथ ही रोजगार और तालीम के लिए स्कूल खोले गए और पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक कैंप कॉलेज भी शुरू हुआ। और इसी वजह से फिर दिल्ली फैली भी होगी ज्योग्राफिकली। हाँ, बिल्कुल। शहर का नक्शा ही बदल गया। नई कॉलोनियां बसीं। दक्षिण में मालवीय नगर, पश्चिम में पटेल नगर, रमेश नगर, मोती नगर, तिलक नगर। अच्छा। पूर्व में गांधी नगर, और पुरानी दिल्ली जैसे चांदनी चौक, सदर बाजार, वो और ज्यादा घनी हो गई। फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे इलाके जो पहले दिल्ली से एकदम अलग समझे जाते थे, वो भी शहर का हिस्सा जैसे बनने लगे। दायरा बढ़ गया। हाँ, शहरी इलाका 1951 में करीब 198 वर्ग किलोमीटर था। 1961 तक वो 323 वर्ग किलोमीटर हो गया। ओहो। और ये जो नई कॉलोनियां थीं, वो एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट थीं। हाँ। मतलब बाजार, मंदिर, गुरुद्वारे, पुलिस स्टेशन, सिनेमा हॉल, स्कूल, बस डिपो, सब वहीं पर। पूरा इकोसिस्टम। हाँ, बाद में फिर वसंत विहार, जीके, डिफेंस कॉलोनी जैसी थोड़ी पॉश कॉलोनियां भी बनी। तो आबादी बदली,
शहर का नक्शा बदला, लोगों में काम धंधे उनमें भी बदलाव आया होगा। जरूर आया। राव और देसाई की एक स्टडी है, वो बताती है कि खेतीबाड़ी से जुड़े लोग तो लगभग खत्म ही हो गए। 6.2% से घटकर सिर्फ 0.04%। इतना कम? हाँ। वहीं दूसरी तरफ व्यापार, सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, इन सब में लोग बढ़ गए। अच्छा। यहाँ एक दिलचस्प बात है। स्रोत के मुताबिक शरणार्थी जो थे वो व्यापार 31.9% और सेवाओं 36.3% में, मूल दिल्ली वालों जो 25.2% और 33.0% थे से ज्यादा थे। ओह, ऐसा क्यों? शायद उनकी जरूरतें थीं, या शायद वो पाकिस्तान में यही काम करते थे, वो हुनर साथ लाए। ये हो सकता है। हाँ, जैसे चांदनी चौक का कटरा नवाब है, वहां पहले 90% दुकानें मूल निवासियों की थीं, बाद में सिर्फ 10% रह गई। अरे, कई शरणार्थियों ने वही बिजनेस शुरू किए जो वो पहले करते थे। वोल्गा रेस्टोरेंट एक मिसाल है, और नए बाजार खुले, कनॉट प्लेस, करोल बाग में, गफ्फार मार्केट, लाजपत नगर, ये सब। तो ये तो हुई इकॉनमी की बात, लोगों के मिलने जुलने उठने बैठने के तरीके, सोशल लाइफ। हाँ, उसमें भी बदलाव आए। दिल्ली टी हाउस जैसे कॉफी हाउस बहुत पॉपुलर हुए। ये एक तरह से यूरोप के सलून या कलकत्ता के अड्डे जैसे बन गए। मतलब इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की जगह। हाँ बिल्कुल, बहस मुबाहिसे की जगह। विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, मोहन, राकेश जैसे बड़े लेखक यहीं आते जाते मिलते जुलते थे। अच्छा। इसे कुछ लोग देसी अंदाज में चौपाल भी कहते थे। और ये जगह भारत पाकिस्तान के लेखकों के मिलने की भी जगह बनी। फैज अहमद फैज, इंतजार हुसैन जैसे लोग भी आए। वाह। हालांकि 90s में जब बरिस्ता और कैफे कॉफी डे वगैरह आए तो ये पुराने कॉफी हाउस थोड़े पीछे छूट गए। हाँ, वो तो हुआ। इनके अलावा दिल्ली जिमखाना क्लब, जो खैर 1913 में बना था, और फिर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ये भी एलीट और इंटेलेक्चुअल क्लास के मिलने जुलने की अहम जगह बनी। समझ गया। तो ये तो शहर के विकास और बदलाव की कहानी हुई, लेकिन स्रोत कुछ बड़े सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल का भी जिक्र करता है, जिसने दिल्ली को हिला कर रख दिया। हाँ, दिल्ली ने कुछ बहुत मुश्किल दौर भी देखे हैं। स्रोत 3 बड़ी घटनाओं का जिक्र करता है। पहला 1966 का गौरक्षा आंदोलन। स्वामी करपात्री जो महाराज के लीडरशिप में राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा, RSS जैसे संगठनों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। करीब 1,20,000 लोग थे, ज्यादातर साधु। काफी बड़ा प्रदर्शन। हाँ, और दुखद बात यह है कि इसमें हिंसा हुई, गोलीबारी हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 साधुओं की मौत हुई, गिरफ्तारियां हुई, उपवास रखे गए। बहुत दुखद। और दूसरा 1984 के सिख विरोधी दंगे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो भड़के थे। हाँ। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली में 2800 मौतें हुई। मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, त्रिलोकपुरी जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। बहुत ही भयानक था वो। हाँ। स्रोत टाइम मैगजीन के गवाहों और बाद में नानावटी आयोग की 2004 की रिपोर्ट का हवाला देता है, जिसमें कांग्रेस नेताओं या कार्यकर्ताओं की मिलीभगत और दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता का उल्लेख किया गया है। ये जानकारी स्रोत और आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है, ये साफ करना जरूरी है। बिल्कुल, ये गंभीर आरोप थे। और तीसरा 1990 का मंडल विरोधी आंदोलन। ये VP सिंह सरकार ने जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की, OBC के लिए 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षा में उसके खिलाफ था। हाँ, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा बना था। हाँ, दिल्ली में छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए, धरने दिए, ट्रांसपोर्ट रोका। देशबंधु कॉलेज के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह की कोशिश की। वो एक बहुत अहम और दुखद घटना थी। दिखा कि कैसे दिल्ली एक बहुत ही जटिल, कॉम्प्लेक्स शहर के रूप में उभरी, नई उम्मीदें थीं, बाहर से आए लोगों ने इसे बदला, और ये अहम सामाजिक राजनीतिक घटनाओं से भी गुजरी। ये शहर अपने मुगल और कॉलोनियल अतीत से बहुत आगे निकल गया। हाँ। संक्षेप में कहें तो आजादी के बाद दिल्ली का सफर जबरदस्त फैलाव का रहा है। आबादी बदली है, सामाजिक तौर तरीके बदले हैं, और कुछ बहुत अशांत राजनीतिक पल भी आए हैं। स्रोत ये भी कहता है कि इन सब चुनौतियों के बावजूद शहर ने अलग अलग तरह के लोगों को जगह दी है, विविधता को अपनाया है। और वे हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज दिल्ली कैसा महानगर जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जहां विकास और संसाधनों पर लगातार दबाव है, वो अपनी इतनी विविध आबादियों के बीच तालमेल कैसे बनाए रखता है, या आगे कैसे बनाए रखेगा,
ये वाकई सोचने वाली बात है।